अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। मैट्रिक मैथमेटिक्स एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 18 के एमसीक्यूज पढ़े थे हमने, वेरिएशन चैप्टर के। आज हम चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के चैप्टर के एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। डेफिनेशन एक बार पढ़ने की वजह यह है ताकि आपके पास अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो उसको रीड ज़रूर करें आप 1 से 1 to 2 टाइम। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने रट्टा बांटने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ कर जाए और पढ़ के जाए। कोई मुश्किल वर्डिंग, मुश्किल इंग्लिश भी नहीं, बहुत सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है जिसमें आप पढ़े अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इज द प्लूरल फॉर्म मैट्रिक्स की है, विच इज रेक्टेंगुलर एरे और अ टेबल वेयर नंबर्स और डिफरेंट एलिमेंट अरेंज इन रॉ एंड कॉलम। रॉ और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे होता है। दे कैन हैव अ नंबर ऑफ कॉलम इन रॉ। डिफरेंट ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन मैट्रिक्स सच एज एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और मैट्रिक्स ऑब्वियस सी बात है, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है। रेक्टेंगल फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं रॉ और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम कहलाता है। ये कॉलम हो गए 3, और ये हमारी 2 रॉज हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट अरेंज एज रॉ इन कॉलम। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स एज रिटन एज m मल्टीप्लाई बाय n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिटन एज डैश, तो m मल्टीप्लाई n की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा जाता है, वेयर m इज द नंबर ऑफ रॉ। m जो होता है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रॉ, n जो उसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर किस तरीके दिखता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर मैट्रिक्स बनाया है, इसमें सबसे पहले इसको लिखा जाता है m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब m बाय n। m होती है रॉ और n होती है कॉलम। तो इसमें कितनी रॉज है, इसके अंदर 2 रॉज है, तो पहले लिखूंगा 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई करना नहीं होता, इसको पढ़ते हैं जैसे ऊपर मैंने पढ़ा ना m बाय n, इसको इस तरीके से पढ़ेगा। 2 हमारे पास रॉ है और कॉलम 3 है, तो इसको पढ़ूंगा 2/3। ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है या साइज है वो है 2/3। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स द कॉन्सेप्ट वेयर 2 और मोर मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल कहलाते हैं कब मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रॉज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा, 2 एलिमेंट्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब कहलाते हैं या इक्वल तब कहलाते हैं जब उनकी रॉज और कॉलम भी सेम हो और उनकी एलिमेंट्स भी सेम हो। मतलब अगर पहले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू 1 है तो दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब एलिमेंट्स भी सेम होना जरूरी है, सिर्फ रॉ और कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट भी सेम होंगे, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, मैं इसको क्विकली गो थ्रू करवाता हूँ। रॉ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ, ठीक है। इसको एक और तरीका लिखने का, अगर आपके पास लिखा था 1 मल्टीप्लाई बाय n, ये ऑर्डर लिखा गया है, मतलब 1 मल्टीप्लाई n मतलब इसकी रॉ 1 है और कॉलम n है, मतलब लामौजूद कॉलम का हमें नहीं पता कितनी है, इसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स जिसकी एक कॉलम हो, तो इसको m मल्टीप्लाई बाय n, इस तरीके से m मल्टीप्लाई 1 सॉरी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसकी रॉ बहुत सारी है, नहीं पता कितनी टोटल, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें बेसिकली रॉ और कॉलम बराबर नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर बन रहा है 2/3, तो 2 इसकी रॉस है और 3 इसके कॉलम, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है इसकी रॉ और कॉलम बराबर है, मतलब 3/3 फॉर एग्जाम्पल, इसकी रॉ भी 3 है कॉलम भी 3 है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। डायगनल बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये जो वैल्यूज हैं डायगनल के अंदर आपके पास कम से कम एक वैल्यू भी होगी तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ और बाकी दोनों जगह 0 0 भी लिखा है तो ये बेसिकली डायगनल एलिमेंट कहलाएगा। डायगनल के अंदर वैल्यू बाकी सब ऊपर नीचे 0 हो तो उसको हम डायगनल एलिमेंट कहते हैं। स्केलर क्या होता है, बिल्कुल सेम डायगनल का ही पार्टनर होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इन दोनों के अंदर, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो डायगनल वैल्यूज़ होती है वो सेम होती हैं। अगर डायगनल के अंदर सेम वैल्यूज़ होंगी तो ये हमारे पास कहलाएगा स्केलर, अगर डिफरेंट होगी तो डायगनल। अब ये आइडेंटिटी देख लें, आइडेंटिटी भी इसी का पार्ट है। आइडेंटिटी ये कहता है, आइडेंटिटी को पहली बात आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर डायगनल के अंदर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। स्केलर में 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा डायगनल के अंदर सेम सेम होना चाहिए तो वो स्केलर कहलाएगा। अगर डिफरेंट होगा तो डायगनल, और अगर 1 होगा तीनों में
तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी, जिसको आई से नोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज बेसिकली ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, और रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये वे होता है इसको करने का। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें आपको। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ये टी लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 2 -3 और 4, सॉरी ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर टी। इसका मतलब आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो रॉ कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रॉ में। तो ये देखा आपने, ये थी हमारे पास रॉ, कॉलम में चेंज हो गई, ये भी थी रॉ, कॉलम में चेंज। तो ये ट्रांसपोज होता है। सिमेट्री की कंडीशन याद रखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वापस वो ए ही मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और एंटी सेमेट्रिक या स्क्यू सेमेट्रिक या एंटी सेमेट्रिक दोनों उसके नाम होते हैं। इसमें ये होता है कि ए बराबर होता है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो, उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये आपको बस याद रखनी है। तो ये छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी इस चैप्टर से। अब इसके एमसीक्यूज में मूव करते हैं। अच्छा, पहले ही बता चुके हैं, जो हाईलाइट है येलो से वो एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है। लास्ट जो पेपर हुआ है बोर्ड का मई में, उसमें ये सवाल आया था, तो इसका पहला ही एमसीक्यूज आया हुआ था। इससे पहले हमने चैप्टर 17 के किए, उससे 2 एमसीक्यूज थे। 18 किया हमने, उससे भी 2 एमसीक्यूज थे। और 19 से हमारे पास एक एमसीक्यूज आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। लास्ट जो पेपर हुआ है 2023 का मई में। अच्छा, इफ m denotes the number of row and denotes the number of columns such that m is equal to n, then matrix is called square। कह रहा है m और n बराबर है। m यहाँ पर है रॉ। अच्छा, m जो है यहाँ पर वो है रॉ, और n जो है वो है कॉलम। और अगर रॉ और कॉलम बराबर है तो स्क्वायर। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, जब रॉ और कॉलम बराबर होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको देख लेते हैं। वैसे तो सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पर, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, सवाल कह रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इज इक्वल टू आयोटा 0 0 एंड माइनस आयोटा देन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वाला ए वाला मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब बेसिक टर्म्स तो आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, नहीं आती तो उसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आता, आप नहीं कर पाएंगे। आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। सही है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया। फिर आयोटा 0 से हुआ और 0 आयोटा से हुआ। ये बहुत कॉमन चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ करा दी। यहाँ पे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। यहाँ पर भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें आंसर मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये गौर समझना है। आयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। आयोटा स्क्वायर की, या आपने पढ़ा होगा 9 के अंदर चैप्टर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसकी जगह मैं लिख दूंगा -1 0 0 और -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 0 0 और 1। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो बेसिकली हमें क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी बताया था कि जिसके डायगोनल में 1 होता है वो आइडेंटिटी, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बाहर माइनस है और इस मैट्रिक्स को आई कहते हैं। अब नीचे 2 क्या बता रहा है, ये जो नीचे 2 लिखा है, ये 2 हमें ये बताता है कि इसकी 2 रॉज और 2 कॉलम है। ठीक है, सिंपल। तो इसीलिए इसका आंसर -i2 है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये सवाल। आसान था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझानी थी इसके अंदर, किस तरीके से आंसर आया हुआ है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अभी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनी मैट्रिक्स स्क्वायर डेट ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने अभी ऊपर बताया कि एंटी और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही चीज़ होती है। तो कह रहा है ए, अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। तो ए ट्रांसपोज बराबर -a के, या इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आई थिंक इसमें शायद मिस्टेक हुई है, वैसे लिखा है ए
बराबर होता है माइनस ए ट्रांसपोज के। तो या तो एंटी सेमेट्रिक या स्क्यू सेमेट्रिक, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली बात है ऑप्शन एक ही आएगा, कोई दोनों का नाम सेम ही, एंटी हो या स्क्यू हो दोनों बात। तो ये इसकी कंडीशन होती है ए बराबर हो माइनस ए ट्रांसपोज के, तो वो स्क्यू सेमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, फोर्थ वाला, इफ ए बी सी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी सी अपॉन ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज अप्लाई कराएंगे तो इसको रिवर्स में लिखना जरूरी है, ये बात याद रखिए। ए बी सी ट्रांसपोज मतलब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बात याद रखिएगा। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, देन अच्छा अच्छा ये बता रहा है कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस आयोट। अच्छा, अभी हमने ये सवाल, इस तरह का सवाल ऊपर किया, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर देखिए, जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। ऊपर हमारे पास आंसर आ चुका है कि माइनस आई निकाल चुके। जब ए के ऊपर स्क्वायर करूंगा, वैल्यू क्या है, आयोटा जीरो जीरो आयोटा माइनस आयोटा, जब इस पर मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास माइनस आयोटा ही आएगा। इसी तरीके से बी और सी को भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही आएगा, बी स्क्वायर का भी माइनस आई आएगा, सी स्क्वायर का भी माइनस आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं जैसे ऊपर मैंने सॉल्व करा है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, सिक्स वाला देख लेते हैं। फॉर टू मैट्रिक्स ए बी, इफ ए इज इक्वल टू साइन माइनस कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस माइनस कॉस और साइन, देन ए बी मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाना है। इसको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से की पहले ये समझ लें, फिर आगे प्रोसेस समझाता हूँ। मल्टीप्लीकेशन साइन, पहले ये रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर ये कॉलम, ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर नीचे वाली रॉस दोनों से मल्टीप्लाई हुई, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन एक्स कॉस। अच्छा याद है, ये प्लस माइनस कट गया, जीरो हो गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन चैप्टर नंबर 30 के अंदर इसकी बात है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 आ गया, ये जीरो आगे कट के, ये भी जीरो आ गया, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, तो इसीलिए इसका आंसर है 1001। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ये बहुत आसान सा सवाल था। बस एक चीज़ याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास पास लिखा, इफ 2x3 4 + 3 - 1 y 0 देन 4 0 0 z, देन फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा ये पूरी वैल्यूज बताई हुई है। अच्छा अब गौर से समझना इस सवाल को, इसके अंदर सॉल्यूशन इसका हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तीनों से, तो ये देखा 2x 3 और 8 हो गया। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई -3 3y 0 हो गया। 4 जब अंदर मल्टीप्लाई 0 16 और 4z हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, सॉरी ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है। तो 2x - 3 हो गया, 6 + 3y हो गया, 8 + 0 8 ही होता है, 8 ही आ गया। और ये एज इट इज, अब बीच में इक्वल टू साइन है तो कंपेयर कर दूंगा। 2x बराबर हो जाएगा 0 के, तो 2x - 3 बराबर हो गया 0 के, माइनस का 3 वहाँ आ गया तो प्लस का हो गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करूंगा, 6 + 3y बराबर हो गया 16 के, यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। 6 को वहाँ लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 - 6 किया तो 10 आ गया। 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 10/3। लास्ट हमारे पास z रह गया, ये 4z बराबर होगा 8 के। 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 8/4 किया तो आंसर आ गया 2। तो ये आपका ऑप्शन है सी, 3/2 10/3, 2। तो ये आपका हो गया एक और सवाल डन। अच्छा, फॉर मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पर दो इन्वर्स लगे हुए हैं, अगर मैं डबल इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो वापस ए ही बन जाएगा। ये बात आपने याद रखनी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, नाइन्थ वाला है फाइंड एक्स। अच्छा डिटरमिनेंट निकालना है, उससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। डिटरमिनेंट कैसे, क्रॉस मल्टी, 5 × x 5x, यहाँ पर हुआ अभी 2 × 1 2 हो गया, बीच में माइनस का साइन, और ये बराबर किसके, x + 4 के, x + 4 के। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हुई भी है। एक्स वाला यहाँ ले गया तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 2 वहाँ ले गया, प्लस का हो गया, तो 5x - x किया 4x हो गया, और 4 + 2 के 6 हो गया। 4 वहाँ जाके डिवाइड कराया तो 6/4 आ, फिर इसकी कटेंगी, 2 3 2 2 तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अच्छा ये सवाल लास्ट पार्ट, ये बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद बेसिकली कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स x इज इन्वर्टेबल देन नॉट इक्वल टू 7। तो बेसिकली इसके अंदर सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। सिंपल, आपने जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आई होप डिटरमिनेंट निकालने आपको आता होगा। अच्छा इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ हुआ इसका, वरना मैं बता देता। तो सिंपल इस तरीके से डिटरमिनेंट निकालते हैं 3/3 का। तो ये हो गया 0 1 3 2 +3 -3 1 -1 2, लास्ट हमारे पास है 4
तो ये -3 0 -1 और 3। तो ये हमारे पास हो गया 0 0 -3। डिटरमिनेंट कैसे निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस का साइन। ये हो गया -3 +1 4, ये हो गया -9 और +0। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना 3/3 का आता हो, क्योंकि ये आपने सीखा होगा 19.2 के अंदर ये सारे उसी वे में। जैसे कि सवाल आपके पास आया होगा, सिंगुलर वाला सवाल होगा, एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द मैटर सिंगुलर, बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और कोई इसका वे नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, इसका आंसर एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास -3 लैम्डा +3 -2 -36। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा इसके ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। ये हो गया हमारे पास 3 लैम्डा -6 -36 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा -42 इक्वल टू 0। 42 वहाँ जाके हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 अंदर 3। अच्छा 14, इसका -14 मेरे पास आंसर आ रहा है। लेट मी चेक, कहीं मिस्टेक ना हुई हो, मे बी इसके अंदर ऑप्शन गलत टिक हुआ है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी नहीं है मेरे पास। तो मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूँ एक बार। हमने सबसे पहले लैम्डा लिया 0 2 0 3 1 3, फिर हमने ये चीज़ फाइंड आउट की, इसको फाइंड किया 3 2 और -1/1, और ये हो गया हमारे पास 4 ले लिया हमने। ये हो गया 3 3 9 माइनस का 1 0 0। ठीक है जी, हमने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। लेट चेक अगेन, 0 2 -3 हो गया ये हमारे पास, 3 2 6। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पर 3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6 होगा, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -5। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा आपका सवाल गलत कर देती है, तो बी केयरफुल, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। हो जाती है गलती, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। मैच के अंदर एक भी वैल्यू गलत हुई तो हमारा पूरा सवाल देखें मैच नहीं कर रहा हमारा। तो ये हो गया हमारे पास 3 लैम्डा 15, तो ये हो गया हमारे पास -5 15 हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 लैम्डा अपॉन, ये हो गया हमारे पास 51 माइनस का 51 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 51 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -70। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन नहीं था इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया, वेरीफाई भी हो गया। तो -17 इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारे ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एमसीक्यूज या नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू से मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।